अब तक आपने पढ़ा। आन्या छत से नीचे आते वक्त अर्नव से टकरा गई और अर्नव ने उसे अपनी गिरफ्त में कर लिया था। आन्या जल्द से जल्द अर्नव की पकड़ से दूर भागना चाहती थी। उसने अपने हाथों को झटकना जारी रखा, लेकिन अर्नव उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। आन्या ने अपने आप से मन ही मन कहा, भगवान प्लीज आज इनसे बचा लीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊंगी। मुझसे गलती हो गई जो यहाँ आ गई, प्लीज मुझे बचा लीजिए भगवान। आन्या ये सब सोच रही थी कि तभी अर्नव की गुस्से से भड़की हुई आवाज उसके कानों में आती है, बोलो कौन हो तुम, जवाब दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्नव सिंघानिया के घर में रात के वक्त आने की, कौन हो तुम। अर्नव की किसी राक्षस की तरह डरावनी आवाज सुनकर आपकी आंखें आंसुओं से भर आई। उसे आज तक किसी ने भी इस तरह नहीं जाता था, लेकिन अर्नव नाम का राक्षस जब उसके सामने खड़ा होकर उसे अपनी गिरफ्त पकड़कर खड़ा था, जिससे आन्या का डर से बुरा हाल हो गया था। अब आगे अर्नव की गुस्से से भरी आवाज सुनकर आन्या की धड़कनें 200 की रफ्तार से चलने लगती है। बोलो कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो, अर्नव ने उसको झकझोरते हुए कहा। आन्या की आंखें अब गोल हो जाती है। अर्नव या आन्या में से कोई भी कुछ समझ पाता, पर उससे पहले ही आन्या बेहोश होकर गिरने वाली थी, पर अर्नव ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी लाइट्स ऑन हो जाती है। आन्या की गर्दन नीचे की तरफ झुल रही थी। अर्नव का एक हाथ आन्या के गाल पर था। अर्नव तो आन्या के चेहरे को एकटक देखता रह जाता है। पसीने से तरबतर उसका चेहरा किसी चांदी की तरह चमक रहा था। आन्या के गोरे चेहरे पर उसके बाल चिपक गए थे और वो बेसुध सी अर्नव की बाहों में झुल रही थी। तेरी पलकों में मुझे सुबह शाम जीना है, तेरे होंठों से मुझे हर शबनम पीना है। ये पहली नज़र, ये प्यार न जाने क्या एहसास है। मुझे तो अब हर लम्हा तेरे आगोश में रहना है। अर्नव के घर वाले भी अर्नव की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। आन्या कौशल्या जी ने आन्या को बेहोश देखकर कहा, जबकि बाकी घर वालों की धड़कनें ट्रेन की स्पीड से भागने लगती है। अर्नव की बाहों में आन्या को देखकर घर के सभी नौकर और अर्नव के परिवार वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। वही अर्नव का ध्यान तो एकटक आन्या के चेहरे पर टिका हुआ था। कौशल्या जी तेजी से चलते हुए आन्या के पास आई। आन्या आंखें खोलो बेटा, क्या हुआ तुम्हें। अर्नव बेटा प्लीज इसे रूम में ले चलो, कौशल्या जी परेशान होते हुए बोली। अर्नव ने कौशल्या जी को आने के लिए परेशान होते हुए देखकर समझ लिया था कि कौशल्या जी आन्या को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उसके नाक के नीचे से कोई उसके लिए घर में आकर रह रहा है और उसे ही पता नहीं था। ये देखकर अर्नव के मन में तूफान उठने लगते हैं। इस वक्त उसने किसी से कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। अन्य को अपनी बाहों में उठाकर वह अपने रूम में लाता है और बेड पर लेटा देता है। उसके चेहरे पर अर्नव की लगातार नजरें बनी हुई थी। वो आन्या को देखता ही जा रहा था, जिसे जीवन बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कर रहा था। जीवन को अब बहुत ही ज्यादा डर सताने लगा था, लेकिन इस वक्त उसने कुछ भी कहना लाजमी नहीं समझा। कौशल्या जी आन्या के पास आकर बैठ गई और उसके हाथों को लगातार रब करने लगती है। वही अर्नव आन्या से दूर हट जाता है और वह टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठा लेता है, जिसे देखकर सभी की आंखें बड़ी हो जाती है। जीवन अपने आप से कहता है, ये साइको माफिया कहीं बेचारी पर ये पानी ना डाल दे। मुझे अर्नव की हरकतें कुछ सही नहीं लग रही है। उफ माँ, आपने इस बेचारी को कहाँ फंसा दिया। जीवन की आंखें तो तब बड़ी हो गई जब अर्नव पानी से भरा जग आन्या के चेहरे के ऊपर ले आता है। नो, जीवन मन ही मन बोला और अपना आंखों पर अपना हाथ रख लेता है, पर उसकी कल्पना के विपरीत अर्नव ने उस जग से कुछ पानी की बूंदें अपने हाथ में लेकर आन्या के चेहरे पर छिड़क दी। पानी की बूंदें चेहरे पर लगते ही आन्या ने कसम कसाते हुए अपनी आंखें खोल दी।
आन्या की आंखें खोलते ही कौशल्या जी ने आन्या के हाथ को अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए कहा, बेटा तुम ठीक हो ना? अब क्या हुआ था तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गई? आन्या ने कौशल्या जी के चेहरे की तरफ देखा। वो अभी भी सदमे में थी। अर्नव की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने कौशल्या जी से कुछ कहना चाहा, तभी उसकी नज़र उसके लेफ्ट राइट में खड़े अर्नव पर जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। अर्नव उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा भी इस वक्त आन्या को बहुत खूंखार लग रहा था। आन्या ने डर से मारे ब्लैंकेट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। आन्या के चेहरे पर इतना डर देखकर कौशल्या जी उससे बोली, बेटा शांत हो जाइए, अर्नव को हम संभाल लेंगे, आप डरिए मत। आन्या की नजरें बराबर अर्नव के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो उसे डरते हुए देख रही थी। एसी वाले रूम में लेटकर भी उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसे अभी तक ये बात पता नहीं थी कि वो इस वक्त अर्नव के रूम में, अर्नव के बेड पर लेटी हुई थी। कौन है मॉम ये लड़की, और मेरे घर में क्या कर रही है? अर्नव ने आन्या को देखते हुए कहा। बेटा मैं ही लाई थी इसे। एक्चुअली जब हम मंदिर आ रहे थे तब हमारी ही कार के आगे आकर इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं इसे घर ले आई, कौशल्या जी ने अर्नव को समझाते हुए कहा। अर्नव ने अपने माथे की लकीरें सिकोड़ ली। वो आन्या को एकटक देखने लगा। वही आन्या अर्नव को अपनी तरफ इतना घूरते हुए देखकर अपने आप ही रोने लगी। आन्या रोते हुए कौशल्या जी से बोली, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना है। कहते हुए आन्या बेड से नीचे उतरने लगी। कौशल्या जी परेशान होकर बोली, पर बेटा तुम कहाँ जाओगी? इस अनजान शहर में तुम्हारा कोई भी नहीं है। मैं कहीं भी चली जाऊंगी आंटी, पर प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना है। आप सभी ने मेरे लिए जितना भी कुछ किया उसके लिए थैंक यू, पर अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। कहते हुए आन्या वहाँ से जाने लगी। कौशल्या जी उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर जब वो नहीं मानी और रूम के डोर की दहलीज पर पैर रखने वाली थी कि तभी अर्नव उसके सामने आ गया। अर्नव की गहरी काली आंखें आन्या को देख रही थी। आन्या ने जब अर्नव के चेहरे और उसकी काली आंखों को देखा तो वो खामोश हो गई। अर्नव उसे देखकर शांत स्वर में बोला, बेड पर लेट जाओ जाकर। आन्या कुछ पल तो खामोश रही, फिर अपनी सारी शक्ति लगाकर वो कांपते हुए शब्दों में बोली, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे जाना है। अर्नव उसकी यह बात सुन उसके चेहरे की तरफ झुककर बोला, मेरे घर में लोग अपनी मर्जी से ना तो आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। उन्हें घर में आने और जाने के लिए मेरी परमिशन लेनी जरूरी है, और तुम्हें भी मेरी परमिशन लेनी होगी, समझ आया? आन्या ने अपने गले से थूक गटक लिया। दोनों लगातार एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वही आजीविका ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। वो मन ही मन बोली, भाई की आंखों में आंखें देखकर बातें करने वाली लड़की, सच में आन्या तुम्हारे अंदर गट्स तो है, वरना कोई शख्स मेरे भाई की आंखों से आंखें मिला ले, यह इतना आसान भी नहीं। इनकी आंखें नहीं ज्वाला है, जलाकर अंगार कर देती है। आन्या अभी भी टस से मज नहीं हुई थी। वो वैसे ही खड़ी थी जिसे देखकर अर्नव उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। आन्या अर्नव के अपने करीब देखकर जर से पीछे हटने लगती है। वो पीछे हटते हटते बेड के पास पहुंच जाती है। अर्नव ने बिना कोई रिएक्शन के आन्या को धक्के के साथ बेड पर लेटा दिया। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि कोई भी कुछ समझ नहीं पाता। आन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अचानक गिरने की वजह से उसके पैर पर लगी हुई चोट में दर्द हो जाता है। आन्या बेटा तुम ठीक तो हो? पंकज जी ने आन्या को देखकर परेशानी से कहा। वही कौशल्या जी अर्नव से बोली। अर्नव ये क्या है? उसे पहले ही चोट लगी हुई है और तुम हो कि? अर्नव ने कौशल्या जी की बात सुनकर कौशल्या जी से कहा, शायद ये चोट मेरी चोट से तो कम ही है।
कौशल्या जी ने अर्नव की बात सुन उसके हाथ की तरफ देखा जिस पर प्लास्टर छाया गया था। अर्नव ने प्लास्टर हटा रखा था और चोट की जगह पर सिर्फ बैंडेज बंधी हुई थी। आन्या की हालत देखकर सभी अर्नव की चोट को तो भूल ही गए थे। उन्होंने सोने से पहले ही अपना प्लास्टर हटा दिया था। उसे ये सब चीजें जगह पसंद नहीं थी, जबकि डॉक्टर ने उसे कहा था कि 1 महीने से पहले अपने हाथ से प्लास्टर मत हटाना। कौशल्या जी गुस्से से बोली, यह क्या है अर्नव, तुमने प्लास्टर क्यों हटा दिया? डॉक्टर ने कहा था ना 1 महीने से पहले इस प्लास्टर को मत हटाना। मॉम, आपको पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा यह मैं जानता हूँ और कोई नहीं, इस वक्त मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम्हारी चोट से खून बह रहा है। कौशल्या जी अर्नव के लिए चिंता व्यक्त करते हुए बोली। अर्नव ने जीवन की तरफ देखा और बोला, इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ, तुम मेरी बैंडेज चेंज कर दो। फिर कौशल्या जी की तरफ देखते हुए गंभीर एक्सप्रेशन के साथ बोला, और माँ मुझे आपसे कल सुबह ही बात करनी है, अभी सभी से कहिए कि जाकर अपने अपने रूम में सो जाएं। अर्नव ने आन्या के चेहरे को एक नज़र देखा। आन्या बेड पर लेटी उसकी ही बातें सुन रही थी। अर्नव को इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर आन्या ने सिसकते हुए अपनी नज़रें उसके ऊपर से हटा ली। अर्नव भी चुपचाप वहां से चला गया। अर्नव के जाने के बाद आन्या डोर की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर बोली, एकदू राक्षस। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। अब तक आपने पढ़ा। आन्या अर्नव के अपने करीब देखकर जर से पीछे हटने लगती है। वो पीछे हटते हटते बेड के पास पहुंच जाती है। अर्नव ने बिना कोई रिएक्शन के आन्या को धक्के के साथ बेड पर लेटा दिया। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि कोई भी कुछ समझ नहीं पाता। आन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि अचानक गिरने की वजह से उसके पैर पर लगी हुई चोट में दर्द हो जाता है। आन्या बेटा, तुम ठीक तो हो? पंकज जी ने आन्या को देखकर परेशानी से कहा। वही कौशल्या जी, अर्नव से बोली। अर्नव ये क्या है, उसे पहले ही चोट लगी हुई है और तुम हो कि? अर्नव ने कौशल्या जी की बात सुनकर कौशल्या जी से कहा, शायद ये चोट मेरी चोट से तो कम ही है। कौशल्या जी ने अर्नव की बात सुन उसके हाथ की तरफ देखा जिस पर प्लास्टर छाया गया था। अर्नव ने प्लास्टर हटा रखा था और चोट की जगह पर सिर्फ बैंडेज बंधी हुई थी। आन्या की हालत देखकर सभी अर्नव की चोट को तो भूल ही गए थे। उन्होंने सोने से पहले ही अपना प्लास्टर हटा दिया था। उसे ये सब चीजें जगह पसंद नहीं थी, जबकि डॉक्टर ने उसे कहा था कि 1 महीने से पहले अपने हाथ से प्लास्टर मत हटाना। कौशल्या जी गुस्से से बोली, यह क्या है अर्नव, तुमने प्लास्टर क्यों हटा दिया? डॉक्टर ने कहा था ना 1 महीने से पहले इस प्लास्टर को मत हटाना। मॉम, आपको पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा यह मैं जानता हूँ और कोई नहीं, इस वक्त मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम्हारी चोट से खून बह रहा है। कौशल्या जी अर्नव के लिए चिंता व्यक्त करते हुए बोली। अर्नव ने जीवन की तरफ देखा और बोला, इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ, तुम मेरी बैंडेज चेंज कर दो। फिर कौशल्या जी की तरफ देखते हुए गंभीर एक्सप्रेशन के साथ बोला, और माँ मुझे आपसे कल सुबह ही बात करनी है, अभी सभी से कहिए कि जाकर अपने अपने रूम में सो जाएं। अर्नव ने आन्या के चेहरे को एक नज़र देखा। आन्या बेड पर लेटी उसकी ही बातें सुन रही थी। अर्नव को इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर आन्या ने सिसकते हुए अपनी नज़रें उसके ऊपर से हटा ली। अर्नव भी चुपचाप वहां से चला गया। अर्नव के जाने के बाद आन्या डोर की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर बोली, एकदू राक्षस। अब आगे। अगली सुबह सिंघानिया हाउस। आन्या रात भर अर्नव के रूम में ही सोती है, जबकि अर्नव गेस्ट रूम में जाकर सो जाता है। आन्या को रात में काफी देर बाद नींद आई थी। उसके दिमाग में अर्नव को लेकर ही ख्याल चल रहे थे। अगली सुबह उसकी नींद अर्नव की आवाज से खुलती है।
एक मामूली सी लड़की मेरे नाक के नीचे से मेरे ही घर में आ गई और आप लोगों में से किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने कल ही आप लोगों से कहा था कि कोई भी स्ट्रेंजर मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए, तो फिर आपने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? अर्नव बगल वाले रूम में घर के सभी मेंबर से ये सब बातें कह रहा था। घर के नौकरों का भी डर से बुरा हाल था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने उनकी भी क्लास लेनी तो उनकी जॉब जाना तय है। वहीं आन्या के कानों में जब ये आवाज पड़ी तो उसकी नींद उड़ जाती है। वो बैठकर बैठते हुए यहाँ वहाँ देखती है। उसे तो यही लगता है कि अर्नव उस रूम में आकर ही चिल्ला रहा है, लेकिन जब उसे अर्नव रूम में कहीं भी दिखाई नहीं देता तो उसने एक गहरी सांस ली और बेड से उतरकर रूम से बाहर आ जाती है। बगल वाला रूम किसी और का नहीं बल्कि कौशल्या जी का ही था। कौशल्या जी के रूम के डोर पर आकर अन्या ने अंदर की तरफ, जहाँ का बेड पर पंकज जी और कौशल्या जी बैठे हुए थे, वही आजीविका और जीवन अपनी गर्दन झुका कर एक तरफ खड़े थे और अर्नव गुस्से से सभी को घूर रहा था। आप में से कोई मेरे सवालों का जवाब देगा या फिर सभी के मुंह में दही जम गई है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने कल मुझसे यह बात क्यों छुपाई? अगर आप मुझे बता देते तो ज़्यादा ठीक रहता। मैंने सभी को कहा था, और जीवन तुमसे तो मुझे बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं थी। जीवन की गर्दन और भी नीचे झुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो पाताल लोक में चला जाएगा। अगर अर्नव ने एक बार और उसे कुछ कहा तो। आन्या ने जब घर के सभी मेंबर्स को अर्नव के सामने इतना खामोश देखा तो और भी ज़्यादा डर जाती है और अपने आप से कहती है, मेरी वजह से सभी को डांट पड़ रही है। मैं यहाँ नहीं रहती तो ही ठीक रहता। वही कौशल्या जी ने आन्या को लेकर सारी बात बता दी, आन्या के एक्सीडेंट से लेकर उसके ट्रीटमेंट तक। बेटा, उसका यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर रहने के लिए बोला था। वह तो खुद यहाँ से जाना चाहती थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि एक मासूम सी बच्ची इस अनजान और मतलबी दुनिया में किसी के लालच की सूली चढ़ जाए। तुम तो जानते हो कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। माँ, ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तभी तो मैंने कहा था कि एक अनजान लड़की को हमारे घर पर रखना क्या सही होगा। इसने गलत क्या है बेटा, तुम ही बताओ। वो हमें कोई नुकसान थोड़े ही पहुँचा रही है, और इतनी सिक्योरिटी में कोई भी हमारे घर को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम्हारी फिक्र सही है और हमारी उस बच्ची के लिए फिक्र भी गलत नहीं है। सोचो, अगर उसकी जगह आजीविका होती तो। पंकज जी इस बार आन्या का पूरा साथ देते हुए कहा। अर्नव उनकी बात सुन खामोश हो गया। वो भी जानता था कि दूसरों को बुरा कहना तब तक ही कामयाब रहता है जब तक बात खुद के घर पर और खुद पर न आ जाए। तो आप सभी क्या चाहते हैं? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उस बच्ची को इस घर में रहने दो और अब उसके सामने कुछ मत कहना। पंकज जी बोले। हाँ अर्नव, वो अपने घर परिवार से धोखा खाई हुई है। माँ मर गई है, सौतेले बाप ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और यहाँ आई तो एक औरत ने उसे झांसे में लेकर उसे जबरदस्ती बेच दिया। वो तो भगवान की कोई इच्छा थी जो वो हमारी कार से टकरा गई और बच गई, वरना ये जिंदगी कहाँ किसी को जीने देती है। अर्नव ने जब कौशल्या जी यह बातें सुनी तो आना का चेहरा उसके दिमाग में घूम जाता है। वही बाहर खड़ी आन्या ये सब सुन रही थी। उसके दिल पर एक बोझ सा उतर आया और आंखों में आंसू आ गए। वो वहां ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाए और वापस अर्नव के रूम के अंदर चली जाती है। वही उन्होंने कौशल्या जी को एक नज़र देखा और बोला, ठीक है, आप लोगों को जो सही लगे वो करिए, लेकिन अब दोबारा किसी को इस घर में मत लाइएगा। अनजान लोग मुझे पसंद नहीं है। इतना कहकर रूम से बाहर निकल जाता है और बाकी सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अन्या ने हैरानी और असमंजस से कहा, क्या भाई मान गए हैं? मतलब इतनी आसानी से? मुझे तो लगा वह हम सभी को बहुत डांटने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा तो मुझे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं वह मुझे थप्पड़ ना मार दे।
जैसा भी है पर दिल का बुरा नहीं है मेरा बेटा, लोगों की मदद करना उसे बहुत अच्छी तरीके से आता है, कौशल्या जी मुस्कुराते हुए कहती है। वहीं अन्य बेड पर सिमटी हुई बैठी थी, उसने अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपाया हुआ था और अपने घुटनों पर अपने हाथों को लपेटकर सुबकते हुए रो रही थी। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? आन्या कौशल्या जी ने आन्या के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। आन्या ने अपनी नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा तो कौशल्या जी परेशान होकर उसके चेहरे को देख रही थी। वो मेरी वजह से आपको और सभी को डांट पड़ गई, आन्या ने अटकते हुए कहा। कौशल्या जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप बिना वजह खुद को ब्लेम मत करिए। अर्नव थोड़ा सा पॉजिटिव है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, इसलिए अपनी फैमिली पर कोई भी तकलीफ नहीं देख सकता। उसे डर रहता है कि कोई हमें चोट ना पहुंचा दे। तुम तो जानती हो कि काम में दुश्मन तो बन जाते हैं, बस इसलिए। कौशल्या जी के समझाने पर आन्या अपना सिर हिला देती है। कौशल्या जी आन्या को अपने गले से लगा लेती है। आन्या को कौशल्या जी के स्पर्श से मां का स्पर्श मिल रहा था। आखिर उसने भी कौशल्या जी जो कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद जब वो शांत हुई तो आजीविका भी वहां आ गई थी। आजीविका बोली, आन्या आपका नाम ना आन्या नहीं, रोने वाली आन्या होना चाहिए, मतलब आप कितना रोती है यार, और अब तो भाई भी आपको इस घर में रहने से नहीं टोकने वाले हैं, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। आन्या ने हल्की स्माइल के साथ उनके चेहरे को देखा। कौशल्या जी ने सर्वेंट से खाना मंगवाया और आन्या को ब्रेकफास्ट करके रेस्ट करने को कहा। वही अर्नव अपने स्टडी रूम से रेडी होकर निकलता है। हॉल में डाइनिंग टेबल पर सभी नाश्ता कर रहे थे, जबकि आन्या अभी भी अर्नव के रूम में ही थी। तुम कहाँ जा रहे हो अर्नव? पंकज जी अर्नव को रोकते हुए बोले। ऑफिस डैड, पर तुम्हारी चोट ठीक नहीं हुई है बेटा, कौशल्या जी परेशान होकर बोली। माँ मैं ठीक हूँ, आपको तो पता है ये चोट मेरा कुछ नहीं बिगा सकती, अर्नव ने इतना कहा और जीवन को अपनी आंखों से इशारा करते हुए बाहर की तरफ चला गया। जीवन ने भी अर्नव की आंखों का इशारा समझकर ब्रेकफास्ट को वही प्लेट में ही छोड़ दिया और सभी को बाय कहकर तेजी से बाहर की तरफ निकल जाता है। ये लड़का हमारी कब सुनेगा पता नहीं, हर वक्त काम काम, काश इसकी शादी हो जाए तो इसकी पत्नी ही इसे संभाल ले, कौशल्या जी अपना सिर हिलाते हुए बोली। और आपको लगता है कि हमारा बेटा किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो कि उसे संभाल सके? उसे तो हमेशा दबने वाली लड़कियां पसंद है, वो किसी की नहीं सुनने वाला, पंकज जी हंसते हुए बोले। हर सांस चाहती है कि उसे ऐसी बहू मिली जो कि उसके इशारों पर नाचे, पर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ऐसी बहू भी मिले तो मेरे बेटे को अपने इशारों पर नचा दे, कौशल्या जी गहरी सांस लेकर बोली। ये तो नामुमकिन है अनुपमा जी। अरे बाबा जरूर मुमकिन होगा, प्यार सब कुछ करवा देता है, भाई को एक दफा किसी से प्यार तो हो जाए, आजीविका ने मुस्कुराते हुए कहा। इम्पॉसिबल, कौशल्या जी और पंकज जी एक साथ बोल पड़े। अब तक आपने सुना। अर्नव आन्या को सिंघानिया हाउस में देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो आन्या के सामने तो कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन अपनी फैमिली को बहुत डांटता है, जिसे आन्या सुन लेती है और वो उस घर से जाने के बारे में सोचती है। लेकिन बाद में अर्नव आन्या को सिंघानिया हाउस में रखने के लिए तैयार हो जाता है। जब कौशल्या जी आन्या को ये बात बताती है तो वो भी सिंघानिया हाउस में रहने को तैयार हो जाती है, क्योंकि अभी उसके पास मुंबई में रहने का कोई और ठिकाना नहीं था। आजीविका पंकज जी और कौशल्या जी के साथ अर्नव के बारे में बातें कर रही थी, तभी कौशल्या जी को पता चलता है कि अर्नव वापस काम पर चला गया है, जिसे सुनकर कौशल्या जी अर्नव की शादी के बारे में सोचने लगती है। लेकिन अर्नव की शादी किसी ऐसी लड़की से करवाना जो अर्नव को अपने इशारों पर नचा ले, ऐसा नामुमकिन ही लग रहा था।
पर मोहब्बत में वो ताकत होती है जो अच्छे अच्छों को नचा देती है। पर ऐसी लड़की जो अर्नव के दिल में प्यार जगा दे, उसे ढूंढना अर्नव के पेरेंट्स के हिसाब से नामुमकिन है, पर आजीविका के हिसाब से मुमकिन है। तो कैसे मिलेगी अर्नव को उसकी मोहब्बत देखने को? लियो चलते हैं आगे। अब आगे कुछ दिन यूं ही बीत गए। आन्या भी अब सिंघानिया परिवार में घुल मिल गई थी, पर अर्नव और आन्या की कभी कोई बात नहीं होती थी। आन्या सभी से बात करती, पर अर्नव को देखते ही वो बिल्कुल खामोश हो जाती। यहाँ तक कि उसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्नव को आंखें उठाकर देख भी पाए। लेकिन अर्नव की जब भी आन्या पर नजर पड़ी, वो उसे घूर कर देख ही लेता था। वो आन्या को कुछ इस तरह देखता था जैसे आन्या पर वो अपनी नज़र बराबर बनाकर रखता हो। आन्या भी अर्नव के रूम की जगह अब आजीविका के रूम में रहने लगी थी। आन्या कई बार नोटिस भी करती थी। रात के वक्त अर्नव कहीं बाहर चला जाता था, कभी बालकनी में खड़ी वो अर्नव को जाते हुए देखती रहती, तो कभी खिड़की के पर्दों से झांककर। पर कहाँ वो नहीं जानती थी कि अर्नव आखिर कहाँ जाता है, लेकिन आजीविका को सब पता था। वो जानती थी कि अर्नव दोबारा किसी लड़की से मिलने ही गया होगा। आन्या आज बालकनी में खड़ी होकर नीचे गार्डन को देख रही थी। माली काफी पौधों को छांट रहे थे और उन्हें अलग अलग आकृति दे रहे थे। कभी कभी तो लगता है काश में ही एक पौधा होती, कितना अच्छा होता ना। जितनी जिंदगी होती जी लेती और फिर एक दिन सूख कर मर जाती, पर इंसानों की तरह जीना तो ना पड़ता, कई परेशानियों से भागना तो ना पड़ता। उफ, ये जिंदगी, आन्या अपने मन में सोचते हुए बोली। ये सब लोग कितने अच्छे हैं ना, मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं, और कौशल्या आंटी को बिल्कुल मेरी माँ की तरह ख्याल रखती है। वो अपने मन से ही बातें करते हुए बोली। वो अपने इन ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी आजीविका पीछे से आकर उसे हग कर लेती है। और अब क्या सोच रही हो तुम? दोबारा वही ख्याल कि काश में ये होती तो मेरी जिंदगी ऐसी होती, वैसी होती। आन्या पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं ये सोच रही हूँ? अरे पता कैसे नहीं होगा पागल, पिछले 15 दिन से साथ है, मुझे सब कुछ पता चलने लगा है अब तो। आजीविका की बात सुनकर अन्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे भी पता नहीं चला कि यह 15 दिन कब बीत गए। मतलब आप सभी लोगों से मुझे इतना प्यार मिला है कि। आन्या अपनी बात कंप्लीट कर पाती तभी कौशल्या जी वहां पर आ जाती है। बेटा, ये तो बहुत कम है, हमने आपको इतना प्यार दिया ही नहीं अभी तक, जो आपको बहुत ज्यादा लग रहा है। आन्या और आजीविका ने कौशल्या जी की बात सुनकर उनकी तरफ देखा तो मुस्कुराते हुए आया के पास आकर उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, आप आज भी नाश्ता करने नीचे नहीं आई? हमने आपको बुलाया था ना कि हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आन्या उनकी बात सुनकर यहाँ वहाँ देखने लगी, तभी आजीविका बोली, आती भी कैसे, आखिर वह भाई नीचे होते हैं और आपको तो पता है आन्या को भाई से कितना डर लगता है। पहले दिन उनको देखकर ही बेहोश हो गई थी। आजीविका हंसने लगी तो कौशल्या जी ने उसे घूरते हुए कहा, खबरदार, जो आपने हमारी प्यारी बच्ची का मजाक बनाया। आप खुद अपने भाई से कितना डरती है, ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है आजीविका। आजीविका ने मुंह बनाकर बोला, हाँ हाँ, अब तो आन्या ही आपकी प्यारी बेटी है, मैं तो आपकी कुछ हूँ ही नहीं ना। आजीविका की ड्रामेबाजी देखकर कौशल्या जी उसके कान को पकड़कर बोली, बस करिए, हमें इस तरह ताने मत मारिए। आजीविका दर्द से करहाने लगी तो आन्या मुस्कुरा देती है। कौशल्या जी ने आन्या का कान छोड़ दिया। उन्होंने अनन्या के चेहरे की तरफ रुख किया और आन्या से बोली, बेटा, काफी दिन हो गए हैं, हमने आपके लिए कोई कपड़े भी नहीं दिए आपको। आजीविका पर कितने महंगे पड़ते हैं, तो हम इसलिए जानते हैं कि आज आप दोनों मॉल जाए। मॉल? वो दोनों एक साथ बोली, फिर एक दूसरे के चेहरे को देखने लगी। हाँ आजीविका, तुम आन्या को उसके पसंद के कपड़े दिलवा देना,
यहाँ डिजाइनर्स एक दो ड्रेस दिखाते हैं और उनको पूरा दिन लग जाता है। वैसे भी अर्नव को इस वक्त किसी का भी घर के अंदर आना जाना पसंद नहीं है, तो आप दोनों ही मॉल जाकर सामान ले आइए, कौशल्या जी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। कौशल्या जी की बात सुन आजीविका थोड़ा परेशान हो गई। वो बोली, पर मॉम क्या भाई हम दोनों को जाने देंगे? मतलब वह तो नहीं मानने वाले हैं, आपको तो पता है उनका रवैया। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे कह दूंगी कि जीवन को तुम दोनों के साथ भेज दे, तब तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जीवन का नाम सुनकर आजीविका ने गुस्से से मुंह फुला लिया और बोली, मतलब वो लंगूर भी हम दोनों के साथ जाएगा? आपको पता है न मॉम, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके अलग ही नखरे रहते हैं। वो कभी कहता है कि यहाँ से कपड़े मत लो, कभी कहता है वहाँ से, मतलब बहुत परेशान करता है। कौशल्या जी ने उसकी बात सुन अपने हाथ लपेट लिए। वो अच्छी तरह जानती थी कि आजीविका जीवन के साथ ना जाने के बहाने बना रही है। तुम तो चुप ही करो, तुम्हें तो हमेशा ही जीवन तकलीफ रहती है। मुझे तो समझ नहीं आता तुम क्यों उस बच्चे से लड़की रहती हो, सारे काम चुपचाप कर देता है, सभी का कितना ख्याल रखता है, वो बचपन से हमारे साथ है, लेकिन तुम्हें तो बचपन से ही उससे प्रॉब्लम ही रही है। आजीविका ने आंखें गोल करते हुए कहा, ऐसा भी नहीं है मॉम, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस वो लंगूर मुझे पसंद नहीं। कौशल्या जी आजीविका को फटकारते हुए, ऐसा नहीं कहते हैं आजीविका, तुमसे बड़ा है, उसका नाम इज्जत के साथ लो। आजीविका ने कौशल्या जी की बात सन मुंह बिगा दिया। वही कौशल्या जी आजीविका एक दूसरे से बातों में उलझे हुए थे कि तभी वहां पर अर्नव आ जाता है। क्या बातें हो रही है मॉम, मैं आप सभी को नीचे देख रहा हूँ और आप दोनों ऊपर है। अर्नव की गहरी आवाज सुनकर आन्या के दिल की धड़कनें रफ्तार पकड़ लेती है। उसने एक नज़र अर्नव की तरफ देखा तो कौशल्या जी के पीछे खड़ा था। अर्नव ने भी अपनी नज़रें आन्या के चेहरे पर की तो आन्या ने तुरंत ही अपनी नज़रों को नीचे कर लिया और आजीविका के पास आ गई। उसने अपने कुर्ते को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। अर्नव ये सब हरकतें देख रहा था। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। कौशल्या जी उसकी तरफ पलटकर बोली, कुछ नहीं, मैं बस इन दोनों को मॉल जाने को कह रही थी। आन्या को काफ़ी दिन हो गए पर अभी तक उसके पास पहनने को खुद के कपड़े नहीं है। वो आजीविका के कपड़े पहन लेती है, तो मुझे लगा कि मैं आन्या को भी कपड़े लेने भेज दूं। अर्नव जिसकी नज़रें बराबर आन्या पर बनी हुई थी, वही आन्या की नज़रें तो नीचे फ्लो पर ही गधी हुई थी। आजीविका ने अर्नव से कहा, इस बहाने मेरी भी शॉपिंग हो जाएगी, भाई प्लीज़ आप मना मत करना, हमें जाने दो। कौशल्या जी बोली, मैंने जीवन को कह दिया है, वो ले जाएगा इन दोनों को, तुम फिक्र मत करो, इन्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। अर्नव ने कौशल्या जी की बात सुनकर कहा, नहीं दीवन नहीं जा सकता है मॉम, मैंने उसे ऑफिस के किसी वक्त के लिए भेज दिया है। कौशल्या जी परेशान हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि यूं तो अर्नव किसी को अकेले जाने नहीं देगा और आन्या को वो कुछ समय के लिए घर से बाहर भेजना चाहती है। घर के अंदर रहकर आन्या का भी मन नहीं लगता था। कौशल्या जी चाहती थी कि वो कुछ देकर बाहर घूम आए, इसलिए उन्होंने आन्या और आजीविका को मॉल भेजने का बहाना बनाया था। लेकिन अर्नव का ये जवाब सुनकर उन्हें लग रहा था कि उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई है। अब अर्नव किसी भी हाल में आजीविका और अन्य को घर से बाहर नहीं जाने देगा। तभी आजीविका ने अपना छोटा सा मुंह बनाकर अर्नव से कहा, इसका मतलब हम शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते हैं भाई। अर्नव आन्या को एक नज़र देखकर बोला, मैंने कहा कि तुम शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती हो, तुम जरूर जाओगी, पर भाई आप इस तरह अकेले तो नहीं जाने देंगे, फिर हमारे साथ कौन जाएगा, क्योंकि वह लंगूर मतलब जीवन भी यहाँ पर नहीं है। अर्नव ने अपने एक हाथ को अपने पॉकेट में डाला और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें शॉपिंग मॉल लेकर चलूँगा, जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।
आजीविका और कौशल्या जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि आन्या तो चौंक कर अर्नव के चेहरे को देखने लगती है। अर्नव ने इस बार आन्या को नहीं देखा, वह वहां से जाने लगा। तभी आजीविका बोली, भाई आन्या भी हमारे साथ चलेगी न? तुम चाहो तो पूरे घर को अपने साथ ले आओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तैयार होने में ज्यादा वक्त मत लगाना, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। अर्नव इतना कहकर वहां से चला गया। जबकि आजीविका खुशी से उछल पड़ी है, आन्या तो अभी भी रूम के डोर की तरफ ही देख रही थी। उसकी धड़कनें धक धक करके चल रही थी। कौशल्या अपने आप में बुदबुदाकर बोली, क्या ये सच में मेरा बेटा अर्नव ही है क्या? शॉपिंग और ये ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। तुम्हें पाने का जिद है या मोहब्बत? पर जो तुम्हारे लिए है वो किसी और के लिए नहीं। सिंघनिया हाउस। सुबह का समय। आजीविका फटाफट तैयार होकर वॉशरूम से बाहर निकलती है, जबकि आन्या बेड पर परेशान होकर बैठी हुई थी। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो आन्या? आजीविका की बात सुन आन्या उसकी तरफ देखती है। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। वो बोली, एक काम करो, तुम ही चली जाओ ना, मुझे नहीं जाना उनके साथ, मुझे डर लगता है। ये मैं कैसे चली जाऊं अकेली? मॉम ने स्पेशली तुम्हें कपड़े लाने को कहा है, मैं तुम्हारी पसंद के कपड़े कैसे ला पाऊंगी? तुम चली जाओ ना, तुम्हारे भाई के साथ जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आन्या रिक्वेस्ट करते हुए बोली। आन्या का इतना परेशान सा चेहरा देखकर आजीविका उसके पास ही आकर बैठ गई। आजीविका ने आन्या की तरफ देखकर कहा, वो तुम्हें चबा नहीं जाएंगे, मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रही हूँ, इसलिए ज्यादा नाटक मत करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी के लिए अपने कपड़े दे देती हूँ, तुम वो लो, चलो। आजीविका इतना कहकर वार्डरोब से कपड़े निकालकर आन्या को दे देती है। आन्या ने उन कपड़ों की तरफ देखा और सड़ा हुआ सा मुंह बनाया। आजीविका उसका वियर्ड चेहरा देखकर उसे वॉशरूम तक ले जाती है और चेंज करने को कहती है। आजीविका की जिद के आगे उसे हार मानना पड़ता है। आन्या कुछ ही देर में तैयार होकर बाहर आती है। वाओ, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आन्या ने रेड कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ था, उसके गोरे रंग पर वो सूट काफी फब रहा था। आन्या हल्का सा फिकी तरह से मुस्कुरा देती है। आजीविका उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आती है। हॉल में खड़ा अर्नव जब आन्या को रेड कलर के लॉन्ग फ्रॉक में देखता है तो उसकी नज़र एक पल के लिए आन्या पर टिक जाती है, लेकिन जब आन्या ने अर्नव की ओर देखा तो अर्नव ने तुरंत ही अपनी नज़रें घुमा ली। आजीविका और आन्या अर्नव के पास आते हैं। अर्नव आजीविका की तरफ देखते हुए बोला, चलो चलते हैं। आजीविका तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, उसने तुरंत अपनी गर्दन हिलाई और आन्या का हाथ पकड़कर वह दोनों अर्नव के पीछे पीछे चल पड़ती हैं। अर्नव ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है, जिस पर आजीविका को बड़ी हैरानी होती है। भाई, आप क्यों कार ड्राइव कर रहे हैं? ड्राइवर अंदर से कह देते हैं, वो ले चलेंगे हमें। क्यों, मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता हूँ क्या? डोंट वरी, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं करूँगा, मुझे कार चलानी आती है। नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था, आजीविका अपने होंठों को दबाकर बोली। तुम्हारा जो भी मतलब था, बैठ जाओ अंदर, मुझे मीटिंग के लिए भी जाना है, अर्नव ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा। आजीविका ने दोबारा कोई भी सवाल नहीं किया। वो अर्नव के बगल वाली सीट यानी कि पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। वही आन्या भी कार की पिछली सीट पर बैठ जाती है। उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। दोनों भाई बहन तो आगे बैठ गए थे, लेकिन वो अकेले ही पीछे सीट पर बैठी हुई थी। अर्नव ने कार के फ्रंट मिरर में देखा तो आन्या ने अपनी उंगलियों को आपस में उलझाया हुआ था और काफी नर्वस लग रही थी, जबकि आजीविका अपने हाथ चिरकी से बाहर करके हवा और मौसम के मजे ले रही थी। कौन से मॉल चलना है? अर्नव आजीविका से सवालिया नजरों से देखकर बोला। और कौन सा भाई, सिटी मॉल ही चल लीजिए।
अर्नव ने आजीविका की बात सुनकर कार को सिटी मॉल की तरफ घुमा दिया। अर्नव की नज़र अन्या की हरकतों पर लगातार बनी हुई थी। इन सब से अनजान घबराई हुई थी बैठी थी और उन्होंने कार में म्यूजिक प्ले कर दिया। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पर मेहंदी अपने नाम की सजाएं, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। वही आजीविका अर्नव की कार में ऐसे गाने बजते हुए देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। उसे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका खड़ूस भाई ऐसे गाने भी सुन सकता है। भाई की कार में ऐसे गाने, क्या बात है, भाई तो कभी ऐसे गाने सुनते ही नहीं थे, तो फिर आज अचानक से इतना रोमांटिक गाना कैसे लगा दिया? आजीविका ने अपना सिर खुजाते हुए खुद से कहा। वही गाना प्ले होने पर आन्या कोई शांत हुई, उसका पूरा ध्यान अब गाने पर चला गया था। आन्या थोड़ा खिसक कर विंडो के पास वाली सीट पर बैठ गई और बाहर की तरफ चेहरा करके आसमान की तरफ देखने लगी। आन्या जब विंडो पर जाकर बैठी तो मिरर में आन्या का चेहरा नहीं दिख रहा था। अर्नव ने फ्रंट मिरर को थोड़ा सा लेफ्ट साइड कर दिया जिससे आन्या मिरर में आसानी से दिखने लगी। वही आजीविका ने यह बात नोटिस कर ली थी। उसने एक नज़र अपने भाई के चेहरे की तरफ देखी और फिर फ्रंट मिरर में अन्य के चेहरे की तरफ देखते हुए मन ही मन अपने आप से बोली, व्हाट इज़ दिस भाई, आन्या को क्यों देख रहे हैं? कहीं जो मैं समझ रही हूँ वो सच तो नहीं है? कहीं भाई कहते हुए आजीविका की धड़कनें बढ़ गई। आजीविका ने खुद से कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं भाई को अच्छी तरह जानती हूँ, उन्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। ये आन्या के साथ भी वही करेंगे जो यह बाकी लड़कियों के साथ करते हैं। भाई को सिर्फ फिजिकल नीड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आन्या को अब मैं अपनी बहन मानती हूँ, मुझे आन्या को भाई से दूर रखना होगा। मैं किसी भी कीमत पर आन्या की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दे सकती हूँ। वो ये सब सोच रही थी कि तभी अर्नव ने कार रोकी। आजीविका का ध्यान टूटता है तो अर्नव ने अपना सीट बेल्ट उतारते हुए कहा, चलो मॉल आ गया है। अर्नव को सीट बेल्ट हटाते हुए देखकर आजीविका बोली, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? आपने हमें मॉल छोड़ दिया है ना, अब आप अपनी मीटिंग के लिए चले जाए। शॉपिंग करने के बाद हम आपको कॉल कर देंगे, आप वापस लेने आ जाएगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे? वैसे भी लड़कियों की शॉपिंग में आपको इंटरेस्ट नहीं है। आजीविका के मुंह से यह बात सुनकर उन्होंने उसे एक नज़र देखकर कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराने लेकर आऊँगा, इसका मतलब है कि जब तक तुम शॉपिंग नहीं कर लेती मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, समझ आया? आजीविका के पास अब अपने भाई के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो चाहकर भी अर्नव को अपने साथ आने से नहीं रोक सकती थी। भाई आपको सर्टेनली मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी है? मुझे अच्छी तरह पता है आप ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं भी आपकी बहन हूँ, सब समझ रही हूँ। आजीविका अपने आप से ये सब बोलते हुए कार से बाहर निकलती है। आन्या भी कार से बाहर निकलती है पर अनारकली सूट की वजह से उसका पैर उलझ जाता है और वो गिरने वाली थी कि तभी अर्नव ने आन्या को अपना बाहों में पकड़ लिया। आन्या का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। वही आजीविका ने ये सब देखा तो उसकी भी आंखें बड़ी हो जाती है। जिससे हम दूर जाना चाहते हैं, किस्मत बार बार हमें उससे ही मिलाती है। जब मोहब्बत किस्मत में लिखी हो तो सारी दुनिया आपकी मोहब्बत की गवाह बन जाती है। आन्या और अर्नव एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आन्या का मुंह तो खुला का खुला ही था, वही अर्नव उसके चेहरे को ऐसे देख रहा था जैसे आन्या के चेहरे की बारीकी को अपनी आंखों से नाप रहा हो। उसकी काली आंखें, पतली नाक, बड़ी बड़ी पलकें, गुलाबी पंखुड़ी की तरह होंठ और खूबसूरत सुनहरे बाल। भाई आन्या को सीधा करिए, आजीविका की आवाज से अर्नव होश में आता है। आजीविका आन्या के पास आ गई। वो बोली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, कहते हुए आन्या ने अपनी पलकें उठाकर अर्नव का तरफ देखा। अर्नव ने आन्या को देखते हुए कहा, संभल कर चला करो,
हर बार बचाने वाले नहीं मिलते हैं। वही आन्या ने उसका तरफ एक नज़र देखा। अर्नव के मुंह से इतने एरोगेंट वे में बात सुनकर आन्या ने मुंह बना लिया। वो अपने आप से बोली, कितना आइडियल है ये डेविल। अर्नव अंदर की तरफ जाने लगा तो आजीविका और आन्या भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। ये शहर का सबसे पॉपुलर मॉल था, जहां हर वक्त भीड़ रहती थी। आज भी चारों तरफ लोगों की हलचल से मॉल पूरी तरीके से भरा हुआ था। आन्या ने इतना बड़ा मॉल अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। वह इस मॉल को देखकर पूरी तरीके से हैरान थी, लेकिन आजीविका को पता था कि आगे क्या होने वाला है। हेलो सर, वेलकम। आपका हमारे मॉल में बहुत बहुत स्वागत है। मॉल के मालिक खुद आभास का वेलकम करने वहां आए थे। आन्या मॉल के मालिक को एकटक देख रही थी तो आजीविका उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, ये मॉल के मालिक हैं और हमारा वेलकम करने के लिए यहाँ आए हैं। इतना हैरान होने की बात नहीं है। क्या मॉल के मालिक खुद हमारा वेलकम करने आए हैं? आन्या ने चौंक कर कहा। हाँ भाई, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर सभी उनका वेलकम ही करते हैं। अभी तुम भाई को जानती नहीं हो, जब उनकी रियलिटी और उनके कैरेक्टर के बारे में जान जाओगी तब तुम्हें समझ आ जाएगा। आन्या आजीविका की बात का मतलब नहीं समझ पाई, लेकिन वो अपनी सोच में गुम हो गई। मॉल के मालिक ने खुद आभास और उन दोनों का वेलकम किया। आभास आन्या और आजीविका के साथ एस्केलेटर से दूसरे फ्लोर पर चला जाता है, जहां पर आजीविका और आन्या को कपड़े देखने थे। भाई, हम जा रहे हैं कपड़े देखने, आप अपने लिए कुछ देख लीजिए। आजीविका अर्नव से बोली। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर लेडीज साइड में आप क्या करोगे? क्यों, मैं अपनी बहन को कपड़े नहीं दिलवा सकता? आजीविका ने उसके चेहरे को देखकर हल्के से कहा, आज तक तो कभी दिलवाए नहीं, आज कैसे अपनी पसंद थोपने में लगे हैं? सब समझ रही हूँ मैं भाई। आजीविका की बात अर्नव के कानों तक पहुँच गई थी। अर्नव उसे घूर कर देखता है। आजीविका ने आन्या का हाथ पकड़ा, फिर वो तीनों अंदर का तरफ चले जाते हैं। आजीविका आन्या की बॉडी पर कपड़े लगाकर देख रही थी। आन्या को तो आजीविका की पसंद कुछ समझ ही नहीं आती। मैं ये कपड़े नहीं पहनती हूँ, इसका गला बहुत बड़ा है, आन्या ने झिझकर कहा। आन्या, इन सभी से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुंबई में हो, ऐसे कपड़े पहन सकती हो, पर मैं नहीं पहनती ऐसे कपड़े। आन्या का उतरा हुआ सा चेहरा देखकर आजीविका ने भी ज्यादा जिद नहीं की। वो बोली, अच्छा बाबा, ठीक है, जो पसंद है वो पहन लेना। आन्या ने अब अपनी मर्जी से कपड़े देखने शुरू कर दिए, पर वो लोग गलत जगह आ गए थे। यहाँ पर सभी ड्रेसेज काफी मॉडर्न थी। अर्नव आन्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि आन्या को एक भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही है, लेकिन आजीविका अपने ही कपड़े देखने में बिजी हो गई थी। उसे आन्या का ख्याल ही नहीं रहा। अर्नव ने जब आन्या को परेशान देखा तो आन्या का हाथ पकड़कर उसे दूसरे साइड ले आया। आन्या तो घबराई हुई सी कभी अर्नव को देख रही थी तो कभी अपने हाथ को। उसे नहीं पता था कि अर्नव उसे कहाँ ले जा रहा है। वही आन्या के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो ये भी नहीं बोल पाई कि मेरा हाथ छोड़ दो। वो तो बस चलती जा रही थी जहां अर्नव उसे ले जा रहा था। अर्नव उसे लेकर ट्रेडिशनल कपड़ों के स्टोर की तरफ आ गया, जहां अलग अलग डिज़ाइन की साड़ीज, शूट, कुर्ते टंगे हुए थे। अर्नव उसे इशारा करते हुए बोला, अब खरीद लो जो पसंद आए। आन्या अर्नव को हैरानी के साथ देख रही थी। वो हैरान थी कि आखिर अर्नव को उसके दिल की बात कैसे समझ आ गई। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? अर्नव अपनी आईब्रो को उठाकर बोला। हाँ, वो बस आपको कैसे पता कि मुझे ये कपड़े? आन्या उसे एकटक देखते हुए बोली। अर्नव उसे एकटक देखने लगा तो आन्या ने नजरें झुका ली। अर्नव उसके करीब आकर उसकी तरफ झुकते हुए बोला, तुम्हारी आंखें पने लगा हूँ, समझ रहा हूँ कि तुम क्या चाहती हो। अर्नव इस वक्त आन्या के बेहद करीब था।
आन्या की धड़कनें अर्नव की बात सुन तेज हो जाती है। वो कुछ न बोल पाई, बस फ्लो की तरफ नजरें किए खड़ी रह गई। सिटी मॉल। अब तक आपने सुना, अर्नव आजीविका और आन्या को शॉपिंग के लिए लेकर आता है, जहां आजीविका अपने कपड़े खरीदने में व्यस्त थी और आन्या को वेस्टर्न ड्रेसेज पसंद नहीं आते। वही अर्नव जब आन्या को परेशान देखता है तो उसकी हाथ पकड़कर उसे ट्रेडिशनल क्लोथर दिलवाने ले आता है। आन्या अर्नव के हाथों में जब अपना हाथ देखती है तो घबराहट के मारे कुछ बोल नहीं पाती, जबकि अर्नव उसे शॉप पर लाकर अपनी पसंद के कपड़े चूज करने को बोल देता है। वही आन्या अर्नव की बात सुनकर उसे हैरान होकर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्नव को उसकी पसंद के बारे में कैसे पता चला। वो अर्नव को देखते हुए बोली, आपको कैसे पता कि मुझे यही चाहिए? तभी अर्नव उसके पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आजकल तुम्हारी नजरों को पने लगा हूँ, तुम क्या चाहती हो यह समझने लगा हूँ। जिस पर आन्या भी कुछ समझ नहीं पाती इसके आगे क्या जवाब दे। अर्नव और आन्या एक दूसरे की नजरों में खोकर खड़े हो जाते हैं। अब आगे, मैम सर क्या लेना चाहेंगे आप? आन्या और अर्नव इस आवाज से अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। अर्नव आन्या को देखते हुए उससे दूर हुआ और सामने खड़े लड़के से बोला, मैम को जो भी पसंद हो वो दिलवा दो, पर याद रखना इन्हें कुछ भी हो लेकिन कपड़े पसंद आने चाहिए। अगर इन्हें कुछ पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारो बॉस का यह मॉल बंद करवा दूंगा। आन्या और वो लड़का दोनों ही अर्नव की बात सुन घबरा जाते हैं। आन्या तो उसे एकटक देखती ही रह जाती है, पर अर्नव के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। मैडम आइए, देखिए हमारे पास एक से बका एक ट्रेडिशनल ड्रेसेज है, ये लहंगा देखिए। अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप पर ये लहंगा बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये देखिए ये साड़ी, शादी के बाद आप इस साड़ी को जब पहली बार पहनेगी तो आपके अगदू पति भी अपना दिल हार बैठेंगे। उस लड़के की बातें सुनकर आन्या को अजीब लगता है। वही अर्नव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। आप गलत समझ रहे हैं, मेरी कोई शादी नहीं होने वाली है, मैं सिर्फ घर पर पहनने के लिए कपड़े चाहती हूँ। इतने भारी कपड़ों का मैं क्या करूँगी? ठीक है मैडम, जैसा आप कहे। उस लड़के ने आन्या को अलग अलग ड्रेसेज दिखाना शुरू कर दी। आने वाले 2-3 ड्रेस जो भी उसे पसंद आई थी वह सभी पैक करवा ली, लेकिन उसकी नज़रें काफ़ी देर से एक खूबसूरत लहंगे पर टिकी हुई थी जो कि रेड कलर का था और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत था। एक स्टैचू को लहंगा पहन आया हुआ था। अन्य उस लहंगे को देखकर अपने ख्यालों में गुम थी। कितना खूबसूरत लहंगा है, काश में से पहन पाती अपनी शादी पर, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। मुझ जैसी लड़की के लिए इतनी खूबसूरत चीजें बनी ही नहीं। कहते हुए आन्या के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि किसी की निगाहें उसके चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन नोट कर रही थी। अर्नव, जिसने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और अन्य के सामने मोबाइल देखने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में उसकी नज़रें अन्य पर ही बनी हुई थी। वह नोटिस कर रहा था कि आन्या क्या देख रही है और उसकी पसंद क्या है, लेकिन आन्या के सामने उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अर्नव ने आन्या के जान के बीच उस लहंगे के पास आकर उसे एकटक देखा, फिर जहां से आन्या ने उसे पका था वहीं पर उसे पकते हुए न जाने क्या महसूस करने लगा। यह क्या तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। आन्या ने कपड़े पैक करवा लिए तब आजीविका वहां पहुंची, जिसके हाथ में पहले से ही काफ़ी कपड़े के बैग मौजूद थे, जिसे पता चल रहा था कि आजीविका ने आज बहुत सारी शॉपिंग की है। इतना सारा सामान? आन्या चौंक कर बोली। आजीविका एक्साइटेड होते हुए, हाँ मैंने बहुत कुछ खरीदा है, तुम्हें नहीं पता पर मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ भाई कहाँ है? आन्या आजीविका की बात सुन यहाँ वहाँ देखने लगी। अभी कुछ देर पहले तो यही खड़े थे, अभी कहाँ चले गए? आन्या परेशान होकर बोली। आजीविका ने अपनी नज़रें घुमाई तो अर्नव सामने रेलिंग के पास खड़ा था।
जहां एक लड़की भी अर्नव के साथ खड़ी थी। अर्नव के साथ अनजान लड़की को देखकर आजीविका सारी बातें समझ गई। वही आन्या की नज़र जब अर्नव और उस लड़की पर गई तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, क्योंकि वो लड़की अर्नव पर बेहद गुस्सा कर रही थी। वही अर्नव उसे वहां से जाने को कह रहा था, लेकिन वो लड़की अर्नव की बात नहीं सुन रही थी। प्रिया ने अर्नव को घूरते हुए कहा, अर्नव सिंघानिया, तुमने कल रात सिर्फ मुझे देखने के लिए वहां बुलाया। अगर तुम सिंघानिया ग्रुप के मालिक हो तो मैं भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुमने मुझे जलील किया है, मैं ये बात बिल्कुल सह नहीं सकती हूँ। अर्नव ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, अभी इस वक्त तमाशा मत बनाओ, जाओ यहाँ से। प्रिया, जो कि तमाशा बनाने के मूड में थी, अर्नव की कॉला पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, मैं तमाशा बना रही हूँ, और तुमने जो मेरा तमाशा बनाया है उसका क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से ये सब बातें भूल जाऊंगी? अर्नव ने उसे घूर कर कहा, मैंने तुम्हें कल रात ही सब कुछ बता दिया था। तुम मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाए, इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। तुम्हारे अंदर वह क्वालिटी नहीं है कि मैं तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो पाऊँ, और अगर तुम मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाई तो तुम मेरे किसी भी काम की नहीं हो। प्रिया को अर्नव की ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आ गया। वो अर्नव के करीब आकर फंसकी आंखों में देखते हुए बोली, अर्नव सिंघानिया, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। तुमने मेरा इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इस तरह जलील किया। मुझे सब पता है कि तुम्हारे अंदर फिजिकल नीड पूरी करने की हवस भरी हुई है और तुम इसलिए लड़कियों का इस्तेमाल करते हो, लेकिन मैं भी प्रिया खुराना हूँ, इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अर्नव ने अब उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अर्नव की इग्नोरेंस देखकर प्रिया गुस्से से उसे घूरती है, फिर पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। वही अर्नव ने प्रिया को एक नज़र देखा और जैसे ही पलटता है तो आन्या और आजीविका वही खड़े थे। अर्नव ने दोनों के चेहरे को एक बार देखा, फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, चलो चलते हैं। आन्या और आजीविकी दोनों अर्नव को देखने लगे। आजीविका के लिए यह बात नॉर्मल थी, उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन आन्या के कदम ठहर गए। इसका मतलब ये भी सिर्फ जिस्म के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करता है इनमें, और दुनिया के हर मर्द में कोई अलग बात नहीं है। सभी औरतों के जिस्म से अपने हवस की प्यास बुझाना चाहते हैं, आन्या मन ही मन बोली। उसके मन में तूफान उठ रहे थे, लेकिन इन तूफानों को शांत करने का कोई भी रास्ता नहीं था। कुछ देर पहले उसने अर्नव को अपने करीब देखा था, उस अर्नव और अभी अभी जिस अर्नव के बारे में उसने सुना था, उस अर्नव में दिन रात का फर्क था। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? चलो नहीं तो भाई डांटेंगे, आजीविका ने आन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा। आन्या और आजीविका अर्नव के पीछे पीछे चल रही थी और उन्होंने रिसेप्शनिस्ट के पास आकर बिल पे किया। वो दोनों वहां से जाने लगे तो अर्नव बोला, चलो कैंटीन चलते हैं, भूख लग गई होगी तुम दोनों को। आन्या और आजीविका के पास अर्नव को मना करने का कोई भी बहाना नहीं था। आन्या और आजीविका अर्नव के साथ कैंटीन की तरफ चल पड़ते हैं। कैंटीन में वो तीनों एक टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। उन्होंने अपनी शेर को आन्या के करीब रख लिया था। अर्नव के एक तरफ आजीविका बैठी हुई थी और दूसरी तरफ अन्य ने अपने हाथ पैरों को समेट लिया। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अर्नव अब उसे टच भी करें। अर्नव को लेकर जो उसके दिल में डर था वह अब और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अर्नव ने अपने लिए एक कोल्ड कॉफ़ी और उन दोनों के लिए सैंडविच मंगवा दीजिए। अन्या के गले से सैंडविच नीचे नहीं उतर रहे थे, क्योंकि अर्नव उसके इतने करीब जो बैठा हुआ था। आजीविका आन्या की हरकत नोटिस कर रही थी। वो समझ गई कि इस वक्त आन्या को अर्नव से डर लग रहा है। आन्या, अच्छे से खा लो वरना बाद में बहुत भूख लगेगी, आजीविका ने कहा। आन्या ने उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। क्या हुआ, काफी नर्वस लग रही हो? मन नहीं है क्या खाने का? इस बार अर्नव बोला। आन्या के पास बोलने को कुछ नहीं था,
उसने चुपचाप अपनी गर्दन ना में हिला दी और सैंडविच खाने लगी। सैंडविच खाते हुए कुछ सैंडविच आन्या होंठों पर भी लग गया था। अर्नव ने जब सर देखा तो वही पड़ा हुआ टिश्यू उठाकर आन्या के चेहरे को अपनी तरफ करता है, फिर उसके होंठों को साफ करता है। आन्या उसकी यह हरकत देखकर अपनी पलकों को फफडाने लगी। ध्यान से खाया करो, बच्चों की तरह खाना तुम पर सूट नहीं करता है, अर्नव ने आन्या के होंठों को साफ करते हुए कहा। अर्नव उसे प्यार से देख रहा था पर आन्या को उसका प्यार भी डरा रहा था। उसके दिल में अजीब सी उलझन पैदा हो रही थी। वही आन्या को अर्नव का बार बार इस तरह अपनी करीब आना बेचैन कर रहा था। वो इतनी बेचैन हो रही थी कि अपनी बेचैनी भी किसी को बता नहीं आ रही होती। अर्नव उससे दूर हट गया। वो तीनों स्नैक्स खा रहे थे कि तभी वहां पर प्रिया वापस आ गई। और अच्छा, तो यह है वो लड़की जिसके लिए तुमने मुझे बेइज्जत किया। प्रिया की आवाज़ सुन वो तीनों उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। प्रिया, आन्या तो लगातार घूर रही थी। उसने अपने हाथों को आपस में बांधा हुआ था। अर्नव के चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त बेहद गंभीर हो गए थे। उसके मना करने के बावजूद भी प्रिया बार बार में अर्नव के सामने आ रही थी। बोलो आन्या सिंघानिया, इस लड़की में आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझे कल रात को अकेला छोड़कर चले गए। आज तक प्रिया खुराना को किसी भी लड़के ने मना नहीं किया और तुमने मेरी इंसल्ट की, वो भी सिर्फ इस लड़की के लिए, और आज तुम इसे शॉपिंग कराने देकर आए हो। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? जिसकी वजह से तुमने मुझे जलील किया था, अभी उसे सबक सिखाती हूँ। कहते हुए प्रिया ने वही टेबल पर रखा हुआ कोल्ड कॉफी का गिलास उठाकर आन्या के मुंह पर पूरी कोल्ड कॉफी फेंक दी। प्रिया के इतना करते ही वहां बैठे सभी लोगों की नजरें अर्नव और बाकी सभी पर आ जाती हैं। प्रिया एकदम एटीट्यूड के साथ अर्नव को देख रही थी। वही आन्या को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। आन्या, तुम ठीक तो हो? आजीविका बोली और उठकर आन्या के पास आ गई। आन्या के चेहरे को टिश्यू से साफ किया तो लेकिन कॉफी आन्या की आंखों में चली गई, जिससे आन्या को जलन होने लगती है। अहे, मेरी आंखों में जलन हो रही है, आन्या ने दर्द भरे स्वर में कहा। चलो वॉशरूम में चलते हैं, आंखें धो लो वरना आंखें लाल हो जाएगी। आजीविका उसे वहां से ले जाने लगी, तभी प्रिया का हाथ पकड़ते हुए उसे रोककर कहती है, कहाँ जा रही हो? अभी तो मैं तुम्हें उतना ही जरूर करूंगी जितना तुम्हारी वजह से मुझे जलील होना पड़ा था। प्रिया की ये हरकत देखकर अर्नव का गुस्सा हाई हो गया, जबकि प्रिया नहीं जानती थी कि वो जो कर रही है उसका उसे कितना बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। हाथ छोड़ो उसका, अर्नव ने एरोगेंट वे में कहा। नहीं छोड़ूंगी, बोलो क्या करोगे? इंसल्ट करोगे मुझे? हाँ, प्रिया भी एटीट्यूड के साथ बोली। वहीं आन्या अपना हाथ छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रही थी। आजीविका का तो मन कर रहा था कि वो प्रिया के गाल पर 2 थप्पड़ रख दे, लेकिन अर्नव सामने था इसलिए उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। डैमिट, हाथ छोड़ो उसका, अर्नव गुस्से से कांपते हुए बोला। लेकिन प्रिया ने जब इस बार भी हाथ नहीं छोड़ा तो अर्नव ने एक जोरदार थप्पड़ प्रिया के गाल पर रख दिया। चटाक की साउंड से पूरा मॉल कांप गया। प्रिया ने तुरंत ही आन्या का हाथ छोड़ दिया। उसकी पूरी शरीर अर्नव के एक थप्पड़ पर ही कांप गया था। आन्या को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि आजीविका ने अपना सिर हिला दिया। बोला था ना हाथ छोड़ो उसका, समझ नहीं आता तुम्हें? अर्नव ने प्रिया को घूरते हुए कहा। प्रिया कांप रही थी, उसकी गर्दन नीचे फ्लो को घूर रही थी। बहुत बोल रही थी ना, जलील किया है, जलील किया है। अब पता चला क्या होता है। अब अगर चाहती हो कि तुम्हारी खुराना इंडस्ट्रीज तुम्हारे पास रहे तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना अगले 5 मिनट के अंदर सड़क पर लाकर रख दूंगा तुम्हें, जहाँ तुम्हारा यह एटीट्यूड भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा। प्रिया के पास बोलने को कुछ भी नहीं था।
उसकी इतनी इंसल्ट आज तक किसी ने नहीं की थी जितनी अर्नव ने कर दी थी। उसका खून खोल रहा था, लेकिन अर्नव की पावर सेवर की तरह वाकिफ थी। उसने अपना सिर भी नहीं उठाया और ना दोबारा अन्ना की तरफ देखा। बिना कुछ रहे वो वहां से तेज कदमों से बाहर की तरफ चली गई। वही आन्या के सामने आज अर्नव की दो और पर्सनैलिटी आ गई थी कि एक तो वो लड़कियों का किस तरह इस्तेमाल करता था और दूसरा वो किसी को हर्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। एरोगेंट मैन। आन्या के मुंह से अर्नव के लिए ये शब्द निकल गए। अर्नव ने कार सिंघानिया हाउस में रोकी। आन्या और आजीविका कार से बाहर निकल गए। उन दोनों को ही अर्नव से इस वक्त बेहद डर लग रहा था। आजीविका ने अर्नव का गुस्सा जब से देखा था तब से एक शब्द नहीं था, और आन्या तो वैसे भी अर्नव के सामने बोलना पसंद नहीं करती थी। आजीविका और आन्या एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं, फिर वो दोनों दौड़ते हुए अंदर की तरफ चले जाते हैं। न जाने किस मुसीबत में फंस गई, बिना वजह भाई के साथ गए थे। कितना बवाल हो गया, आजीविका अपने आप से बड़बड़ाकर बोली। वही आन्या चुपचाप आजीविका की बातों को सुन रही थी। सामने अपने रूम से बाहर आ रही कौशल्या जी ने जब आजीविका और आन्या को देखा तो वो बोली, आ गई आप दोनों, कैसी रही शॉपिंग? आजीविका बड़बड़ाकर काहे की शॉपिंग, भाई की दीवानी हसीनाएं ही कम नहीं है और भाई का गुस्सा, उफ। अच्छी थी आंटी, आन्या मुस्कुराकर बोली। अर्नव के बारे में उन्होंने कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अर्नव के गुस्से से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। ठीक है, फिर अब जाकर आराम करो, कुछ देर बाद लंच के लिए आ जाना, कौशल्या जी मुस्कुराकर बोली। आन्या और आजीविका ने अपनी गर्दन हिलाया, फिर अपने रूम की तरफ चल दी। ऊपर रूम में आकर आन्या बेड पर बैठ गई और अर्नव के बारे में सोचने लगी। वही आजीविका बड़बड़ाते हुए, यार आज तो कांड पर कांड हो रहे हैं, पहले भाई का शॉपिंग पर ले जाना, फिर भाई का उस लड़की को मारना, उस लड़की का तुझ पर कोल्ड ड्रिंक फेंकना। आजीविका वार्डरोब एरिया की तरफ जाकर अपने कपड़े सेलेक्ट करते हुए बोली। आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। आजीविका ने कपड़े लिए और वॉशरूम की तरफ चली गई। वैसे मुझे लगता है भाई ने सही किया, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल मैनर्सलेस थी। तुम्हें भाई की गर्लफ्रेंड समझकर तुम पर ही बरस रही थी। ऐसी लड़कियां भी होती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। आजीविका वॉशरूम के अंदर से बोलती जा रही थी। कुछ देर बाद आजीविका वॉशरूम से बाहर निकलकर आन्या से बोली, तुम भी कपड़े चेंज कर लो, मैं स्टडीज के लिए बैठती हूँ, तुम आराम कर लेना। आजीविका इतना कहकर अपनी बुक्स उठाती है और वहां से जाने लगती है। तभी आन्या बोली, हाँ मैं भी हैरान हूँ कि वो किसी लड़की को इतने लोगों के सामने थप्पड़ कैसे मार सकते हैं, मतलब कोई इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है। आजीविका उसकी तरफ पलटकर, हार्टलेस? उन्होंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया और तुम कह रही हो वो लड़की को थप्पड़ कैसे मार सकते हैं? वो तुम्हारी इंसल्ट कर रही थी। मेरा मन तो था कि मैं ही उसे मार दूं, लेकिन भाई ने जब उसे थप्पड़ मारा तो मेरी आत्मा को सुकून मिल गया था। आन्या बेड से खड़ी होकर झुंझलाकर बोली, पर उन्होंने गलत किया ना, एक लड़की को इतने लोगों के सामने। आजीविका ने उसे एकटक देखकर कहा, गलत सही व्हाटएवर जो भी किया ठीक था, उस लड़की ने तुम्हें इंसल्ट किया, भाई ने उसे हिसाब बराबर। पर आजीविका उसे टोकते हुए बोली, पर वर कुछ नहीं, कपड़े चेंज कर लो और ये कपड़े वार्डरोब में रख दो। वैसे भाई ऐसे ही है, वो डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, किसी भी देरी के तुम उनसे संभल कर रहना। आजीविका ने उसके गाल को प्यार से सहलाकर कहा। आजीविका की इस हरकत से वो थोड़ा घबरा गई। उसके मुंह से सिर्फ हम निकला। आजीविका ने मुस्कुराकर कहा, वेरी गुड, अब जो बोला था वो कर लो, वरना मॉम मुझसे गुस्सा होगी कि मैंने तुम्हें आराम करने नहीं दिया। आजीविका इतना कहकर अपने स्टडी रूम की तरफ चल दी।
क्या हुआ अगर भाई को आन्या से दूर नहीं रख सकती हूँ आन्या को तो भाई से दूर जरूर रख पाऊंगी, आजीविका ने मुस्कुराकर अपने मन से कहा। वही आन्या अपने नाखून चबाते हुए, आन्या बेटा ज्यादा डेविल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार उनका हाथ तेरे ही गाल पर पड़ जाए। दूसरी तरफ एक बंद कमरा, रूम में चारों तरफ घनघोर अंधेरा है। उस अंधेरे कमरे में किसी की सिसकियां गूंज रही है और रोने की आवाज, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत दर्द में है। कुछ ही पलों बाद रूम का डोर ओपन होता है और चारों तरफ रोशनी छा जाती है। सामने चेयर पर प्रिया रस्सियों से बंधी हुई बैठी थी। उसके मुंह पर टेप चिपकी हुई थी, चेहरे से खून आ रहा था और वो रो रही थी। वही सामने डोर पर खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि अर्नव था। अर्नव ने अपने पॉकेट में अपने हाथ डाले हुए थे, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वही प्रिया अर्नव को देखकर जर से कांपने लगती है। अर्नव इस वक्त उसे मौत के देवता से कम नहीं लग रहा था। अर्नव ने अपने कदम प्रिया की तरफ बढ़ा दिए और उसके सामने ही काउच पर पैर रखकर बैठ गया। प्रिया उसे कांपते हुए देखने लगती है। अर्नव शैतानी स्माइल के साथ बोला, कैसा लग रहा है अपने ही घर में किडनैप होकर? हाँ ओ आ अनह, प्रिया अपने मुंह से यह आवाजें निकालते हुए बोली। अर्नव ने उसके होंठों से टेप हटाई तो प्रिया गिड़गिड़ाने लगी, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तुम मुझे मेरे ही घर में किडनैप क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो, आज के बाद कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, प्लीज। प्रिया जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना देखकर अर्नव ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि चली जाओ, पर तुमने मेरा बात क्यों नहीं मानी? मैंने जो कुछ भी किया उसकी सजा तो तुम मुझे दे चुके हो, अब ये सब क्यों? इतने लोगों के सामने मुझे जलील करके तुमने बदला पूरा कर लिया है। मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, तुम्हें भी भूल जाऊंगी, तुम बस मुझे जाने दो, प्रिया अटकते हुए बोली। अर्नव के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल डेविल की तरह आ गए। वो प्रिया को घूरते हुए बोला, नहीं, तुम्हारी गलती सिर्फ गलती नहीं थी, वो गुनाह था। तुम्हें वो सब नहीं करना चाहिए था जो तुमने किया। अब तुम्हें इसकी सजा चुकानी होगी, क्योंकि मैं कोई भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। क्या क्या चाहते हो अब तुम? प्रिया डर से कांपते हुए बोली। अर्नव ने उसके चेहरे को देखकर तिरछी मुस्कान के साथ अपने ब्लेजर की पॉकेट से कुछ पेपर्स निकाले और टेबल पर फेंकते हुए बोला। अर्नव ने पेन वही पेपर्स के ऊपर फेंकते हुए कहा, साइन करो इन पर। प्रिया अनसमंजस के साथ बोली, पर ये कैसे पेपर्स है? अर्नव एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, इन पेपर्स पर लिखा है कि तुम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम पर करने वाली हो। What no I can't do it, प्रिया गुस्से से बोली। अर्नव के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। वो बोला, ओके देन, जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो जीकर क्या करोगी? कहते हुए अर्नव उसके बैग के चारों तरफ केरोसिन डाल देता है और अपने हाथ में लाइटर पकड़कर उसे देखने लगता है। प्रिया गिड़गिड़ाकर बोलने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं मरना नहीं चाहती, यह मत करो। अर्नव ने सीरियस वे में कहा, तुम्हारे पास खुद को बचाने का रास्ता है, अब तुम क्या चाहती हो ये तुम ही जानती हो। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वही अर्नव ने लाइटर जलाया। ये देखकर प्रिया की आंखें बड़ी हो जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, नो। अर्नव ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो लाइट्स को वापस बंद कर देता है। प्रिया अब डर से इतनी कांप रही थी कि उसके मुंह से शब्द ही वही निकलते। अर्नव ने प्रिया को पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं 3 तक काउंट करूंगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्रिया उससे रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन अर्नव के दिल में कोई भी रहम भावना नहीं थी। अर्नव ने काउंटिंग करनी चालू कर दी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक तक। मैं करती हूँ, प्रिया रोते हुए बोली।
अर्नव ने वही टेबल पर पड़े पेपर्स की तरफ इशारा किया। प्रिया ने अपने हाथ खोलने को कहा तो अर्नव प्रिया के पास आकर उसके हाथ पैर खेल देता है। प्रिया तुरंत पेन उठाकर उन कागजात पर साइन कर देती है। अर्नव ने वो पेपर्स लिए और प्रिया के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, बिना वजह इतनी चोट पहुंचा ली तुमने खुद को। मैं कभी लड़कियों पर हाथ उठाना सही नहीं समझता, पर आन्या के खिलाफ मुझे कोई बदतमीजी पसंद नहीं है। प्रिया ने अर्नव के चेहरे को एकटक देखा। एरोगेंट माफिया वाले लुक में वो कमाल लगता था। किसी काम को किस तरह कैसे करना है उससे बेहतर कोई नहीं जानता। अर्नव ने वो पेपर्स लिए और वहां से निकल गया। वही प्रिया धम से फ्लो पर बैठ गई। आहे अर्नव, वो चिल्लाते हुए बोली। अगले ही पल जब उसका हाथ उस केरोसिन पर गया जो अर्नव ने डाला था, वो अपने हाथों को अपने नाक के पास लाकर स्मेल करती है। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये तो केरोसिन नहीं है, इसका मतलब उसने मेरे साथ धोखा किया, प्रिया अटकते हुए बोली। वही बाहर अर्नव प्रिया के बंगलों का तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपनी कार में बैठ जाता है और जीवन की तरफ वो पेपर्स बाते हुए बोला, चलो ऑफिस चलते हैं, ये काम तो हो गया। वही जीवन ने ड्राइवर को कार ऑफिस की तरफ मोड़ने को कह दी और उन पेपर्स को पढ़ने लगा। शाम का समय। आन्या टेरेस पर आजीविका के साथ घूम रही होती है। सिंघानिया हाउस काफी बड़ा था, इसलिए टेरेस पर घूमने के लिए जगह कम नहीं थी और उस पर चारों तरफ फैली हुई हरियाली। कौशल्या जी को पेड़ पौधों का बहुत शौक है, इसलिए हाउस के चारों तरफ काफी किलोमीटर तक हरियाली ही दिखाई देती है। आजीविका और आन्या रोज शाम को टेरेस पर ही घूमने आते हैं। दोनों साथ में इतनी घुल मिल गई है कि बिल्कुल बहनों की तरह रहती है। आन्या सनसेट को देख रही थी। उसकी नजरें सामने सनसेट की तरफ थी और आजीविका उसके पास दीवार का सहारा लिए खड़ी थी। आजीविका ने अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर आन्या से सवालिया अंदाज में बोली, तुझे ये डूबता हुआ सूरज देखना इतना क्यों पसंद है आन्या? आन्या ने अपने कंधे उठाकर कहा, बस यूं ही। आजीविका बाल की खाल निकालते हुए बोली, यूं ही तो कुछ नहीं होता मेरी जान, वजह कुछ तो होगी। कभी तो हर शाम यूं तेरा टेरेस पर आना और इस डूबते हुए सूरज को देखना, वरना तो सूरज सुबह भी उगता है, तू उसे तो नहीं देखती है। आजीविका की बात पर आन्या फिकासा मुस्कुरा देती है। आजीविका उसे देखते हुए अनसमझस के साथ बोली, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है, कोई बात है क्या? यह मुस्कुराहट नहीं है, ये दर्द है। मैं इस डूबते हुए सूरज को इसलिए देखती हूँ क्योंकि मुझे मेरी लाइफ भी डूबती हुई ही दिखती है, आन्या ने आजीविका की तरफ देखकर कहा। आजीविका ने आन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते हैं, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है। आन्या, क्यों कह रही हो ऐसे? और अच्छी नहीं है तो मैं बना दूंगी। आन्या झूठी मुस्कान के साथ बोली, नहीं, इसमें गलत ही क्या है? एक अनाथ बेसहारा के लिए उसकी जिंदगी डूबती हुए सूरज की जैसी ही होती है। ये सूरज मुझे मेरी असली पहचान बताता है, इसलिए मैं इसे देखती हूँ। आन्या की ऐसी बातें सुनकर आजीविका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने आन्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोली, बस बहुत हो गया, अगर दोबारा सह सब कहा तो कभी भी सनसेट नहीं देखने दूंगी। नहीं ना, आन्या ने मचल कर कहा। चलो अभी सूरज डूब गया है, नीचे चलते हैं। आजीविका उसे अपने साथ पकड़कर खींचते हुए बोली। आन्या ने एक बार तो मना किया, फिर आजीविका के साथ चल पड़ी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आजीविका आन्या से बोली, तुम कहाँ तक पई हो? मतलब तुम्हारे बोलने का लहजा देखकर लगता है कि काफी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है तुमने। आन्या ने कहा, मैं गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ी थी। टीचर्स तो कुछ अच्छा पाते नहीं थे, पर माँ ने बहुत मेहनत की मुझ पर, फिर बाद में मैंने भी खुद से काफी कुछ सीखा। अपने गांव की आइंस्टीन थी मैं, और गांव में सिर्फ 12वीं तक पढ़ पाई, कॉलेज होते नहीं थे, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी थी। क्या तुम आगे पढ़ना चाहती हो? आजीविका ने रुक कर कहा।
नहीं, फिलहाल कोई इरादा नहीं है, यहाँ अपना बसेरा ढूंढ लूँ पहले, बाद में पढ़ाई लिखाई कर लूंगी, कहते हुए आन्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वही आजीविका ने जब आन्या के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसकी आईब्रोज सिकुड़ जाती है, जिससे पता चल रहा था कि आजीविका को आन्या की यह बात पसंद नहीं आई थी। मैं माँ से अभी बात करती हूँ तुम्हारी कॉलेज के लिए, तुम तो हमें अपना नहीं मानती पर मैं तो तुम्हें अपना मानती हूँ, आजीविका ने आन्या को देखते हुए कहा। नहीं, तुम ऐसा कुछ वही करोगी, पहले ही मेरे ऊपर सभी का बहुत एहसान है, अब और नहीं। मैं तो बोलूँगी, तुम रोक सको को रोक लो, आजीविका ने उसके चेहरे को देखा, फिर मुस्कुराते हुए तेजी से नीचे की तरफ उतरने लगी। आन्या भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। आजीविका तेजी से उतरकर नीचे की तरफ चली गई, लेकिन आन्या का पैर सीढ़ियों पर ही फिसल गया और वो गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर तभी सामने से आ रहे अर्नव ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। आन्या इस वक्त अर्नव की बाहों में कैद थी, उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया हुआ था और अर्नव आन्या की मासूमियत को एकटक निहार रहा था।